साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं अभी जो एक हॉट टॉपिक बन गया है। हर कोई व्यक्ति इसको लेकर चिंतित है। बहुत सारे मरीज हमारे पास आए और लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर अभी जो कोविड वैक्सीनेशन के अंदर चर्चा हो रही है, वैक्सीनेशन के बाद के अंदर लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, बातें उठ के आ रही हैं। साइड इफ़ेक्ट के जो चर्चा होने लगी है उसको लेकर के लोगों के अंदर बहुत भय और पैनिक का माहौल है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इस भय और पैनिक के माहौल के लेकर चर्चा करूंगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह हमें समझना है और किस तरह से हमें बिल्कुल भी भय और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और क्या हमें ध्यान रखना है। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, जब आज से 2-2.5-3 साल पहले जब कोविड का प्रकोप चल रहा था, कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शंस के लिए हम प्रक्रिया रहती है कि वैक्सीनेशन तैयार करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एंटीवायरल दवाइयाँ नहीं होती हैं, बट हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप में या फिर जिसको इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बोलते हैं या किसी बाहर के माध्यम से जो कि वैक्सीनेशन होते हैं, अगर किसी पेशेंट को, मरीज को, व्यक्ति को देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वायरल से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और जो कहीं ना कहीं यही तरीका होता है इस तरह की बीमारियों से लड़ाई में। जब कोविड की महामारी चल रही थी, कोविड की महामारी के प्रकोप के कारण से हमें पता है क्या हमारे देश की स्थिति थी। उस समय पर लोगों को बचाने के लिए, जीवन को बचाने के लिए वैक्सीनेशन डेवलप किया गया, वैक्सीन्स लगाए गए। देखिए वैक्सीन्स क्या होते हैं, एक तरह से वो कीटाणु ही हैं। कीटाणु हमारी बॉडी में जाता है और हमारे लिए एंटीबॉडी बन जाती है। अगली बार जब जो कीटाणु हमारे रोग संपर्क में आता है तो बॉडी उसे डिस्कार्ड कर देती है, नष्ट कर देती है और बीमारी नहीं होती। दो प्रक्रियाएं होती हैं, या तो नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए, यानी किसी व्यक्ति को कोविड इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा उसको चांस कम हो जाते हैं, उसकी इम्यूनिटी बन जाती है उसके लिए और उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट बॉडी पर कम होता है, या फिर वैक्सीनेशन के माध्यम से। भारत देश के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले इन्फेक्शन लोगों को फैला, साथ में ही 100% वैक्सीनेशन की तरफ हम लोग गए। इसके माध्यम से हमें दो तरह की इम्यूनिटी मिली, नेचुरल इम्यूनिटी और इनहेरेंट इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के माध्यम से, जिसके कारण से कोरोना की महामारी उसके सेकेंड वेव के बाद में एक सामान्य बीमारी बन के रह गई और आज कोरोना की स्थिति हमारे देश के अंदर सामान्य जुकाम है। उस समय पर हमारे देश के अंदर अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो जो कोविड की महामारी के कारण जो मृत्यु दर थी, उस रिजल्ट्स को अगर हम देखें तो आंकड़े ये कहते हैं कि हर 10 लाख व्यक्तियों में इन्फेक्शन होने पर 13,000 लोग मौतों का शिकार होते। सबसे पहले वैक्सीनेशन के कारण उस महामारी के समय पर इतनी अधिक मौतों को हमने बचाया। यानी कि वैक्सीनेशन अगर नहीं होता तो कोविड के कारण से जो कोरोना की वेव चल रही थी उसके कारण से जो डेथ के प्रोसेस थे वो बहुत अधिक होते। इसलिए हमें उस टाइम पर जो वैक्सीनेशन बहुत अति आवश्यक था और अति ज़रूरी था, जिससे हमने थर्ड वेव हमारे पास नहीं आई। कोरोना के कारण डेथ और मोर्टेलिटी बहुत डाउन हो गई और अब हमारे बीच कोरोना एक सामान्य जुकाम की तरह वायरस इन्फेक्शन बन के रह गया है। सबसे पहला लाभ ये, कई देश जहाँ पर इस वैक्सीनेशन को नहीं किया गया वहाँ आज भी कोरोना की समस्याएं बन रही हैं और डेथ और अपनी समस्याएं मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। देखिए वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट होते हैं इनिशियल 6 मंथ के डेज में। शुरू के 6 महीनों के अंदर अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगा है, उसके कारण से जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं वो क्या हैं। अभी समय पर जो रिसर्च निकल करके आ रही है, जिसके अंदर लोग बात कर रहे हैं TTS की, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, ये सिंड्रोम वैक्सीनेशन के कारण भी हो सकता है। कई बार ये पोस्ट कोविड इफेक्ट भी हो सकता है, इसको लॉन्ग कोविड कहा जा रहा है, यानी कि लॉन्ग कोविड सिक्वेली भी तो हो सकती है। इसका मतलब उनको खून पतला होना या खून के अंदर हाइपर कोगुलेबिलिटी होना, क्लॉटिंग की रिस्क होना या ब्लीडिंग की रिस्क होना, ये रिस्क बढ़ गई है। अच्छा, हम बात करते हैं वैक्सीनेशन के कारण इस TTS सिंड्रोम की रिस्क बहुत कम है। 10 लाख की संख्याओं के अंदर से महज 1 या 2 लोगों को दिक्कत हो रही है।
इसलिए वैक्सीनेशन के कारण से स्पेशली भारत देश के अंदर इस तरह की समस्याओं के होने की रिस्क बहुत कम है, न के बराबर है। आप लोग डरे नहीं, पैनिक ना हो। हमारे देश के अंदर ऑलरेडी 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। 2 से 2.5 साल निकल चुके हैं। कोविड एक सामान्य बुखार बन गया है। हाइपर कोगुलेबल स्टेट, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, खून पतला और खून गाढ़ा होने के कारण क्लॉटिंग की रिस्क बहुत अधिक नगण्य कम के मात्रा में है। इसलिए चिंता और पैनिक की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन को 2 से 2.5 साल से अधिक समय हो चुका है। इतने समय तक साइड इफेक्ट की भी कोई बात नहीं बनती है। अब फिर भी एक एक्सपर्ट चिकित्सक होने के नाते जो लोग पैनिक है उनको कहना चाहता हूं, आप अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं। आप ये देखें, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है, ऑटोफेगी जो है, उसका स्टेटस क्या है। जिस किसी व्यक्ति को अगर स्ट्रेस हो रही है, अगर उसको लगता है तनाव के अंदर है इस चीज़ को लेकर के, या उसे कुछ चेक करना है, तो स्वास्थ्य के लिए ऑटोफेगी और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स चेक कराएं, जिसके अंदर बहुत सारे साइटोकाइंस, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, CRP, D-डाइमर फेरेटिन, साइटोकाइंस एंड प्रोटीन। 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, S1 और S2। इनकी अगर चेकिंग हो जाए तो इनसे हमें पता चल सकता है कि हमारे अंदर कोगुलेशन रिस्क कोविड के कारण, वैक्सीन के कारण कितना अधिक है। इसके साथ में अंत में एक रोकथाम का उपचार देना चाहूँगा। बॉडी के अंदर जो ऑटोफेगी की प्रक्रिया होती है, इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया होती है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है उपवास। सप्ते में 2 दिन के लिए हम सभी लोग कोशिश करें कि हम दिन में 1 बार ही खाना खाएं। हम अन्न का ग्रहण 1 बार ही करें हफ्ते में 2 दिन, जिससे हमारे ऑटोफेगी और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस और प्रोटीन बनने की प्रक्रिया कम होगी। कहीं न कहीं ये चीज़ भी हमें वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट या फिर पोस्ट कोविड सीक्वली के साइड इफ़ेक्ट के अंदर आराम देगी। सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। कोविड वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट, दुष्परिणाम, कोविड लॉन्ग कोविड सीक्वली को लेकर के ज़्यादा पैनिक न हो, अपने आप में तनाव रहित रहें। आसपास जो भी चिकित्सक हैं उनसे परामर्श करें, चर्चा करें, अपने आप में कोई चीज़ नहीं सोचें। और फिर भी अगर आपको लगता है तो अपने इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस की जांच कराएं। जांच कराने के बाद अगर कोई दिक्कत है तो परामर्श लें। और रोकथाम के लिए हफ्ता में 1 बार, 7 दिन में 1 से 2 बार, दिन में केवल 1 बार ही भोजन करें, व्रत या उपवास रखें। यह प्रक्रिया ऑटोफेगी और हाइपर जो कि साइटोकाइंस के अंदर इम्यून सिंड्रोम्स बढ़ते हैं उनको कम करने में सहायक होता है। नमस्कार, आपके साथ आपका साथी चिकित्सक मित्र डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।